जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारी 11वीं नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हम 10 क्लासें करा चुके हैं और जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीटेट ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उन्हीं एग्ज़ामों में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों का हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। तो जैसा कि हम हर एक क्लास में बताते हैं पढ़ाने से पहले, वैसे ही आज भी बता रहे हैं आप लोगों को, जो नए भाई बहन हैं उन लोगों के लिए, कि आप लोग क्या करें। अगर सीटेट दिसंबर 2024 में अगर आपने फॉर्म डाला है तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। किसका? यूथ का। और वहाँ पर जितने भी सीटेट के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। वहाँ आप लोग उन प्रैक्टिस सेटों को लगाइएगा और वही क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में रिवाइज कराएंगे और इसमें आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपको डबल रिवीजन होगा, उसी के साथ में कुछ टफ पॉइंट रहते हैं, डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं, उन्हीं डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम यहाँ पर उसका डिस्कशन करते हैं और चारों ऑप्शनों का हम पोस्टमार्टम करके आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का हम नहीं देखो कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक क्वेश्चन को, तो वैसे ही हम आप लोगों को वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग ट्रिकों के माध्यम से कैसे आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। कुछ ऐसी ट्रिकें होती हैं कि कुछ लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो हम आपको वो तरीका बताते हैं कि एकदम शॉर्ट तरीका से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मार्केट से यूथ का प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं लिया तो यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और वहाँ से सीटेट के आप लोग सिर्फ PYQ ही लगाइएगा। और नोट्सों के चक्कर में आप लोग पढ़ गए तो आपकी लुटिया 100% डूब जाएगी, ठीक है। तो नोट्सों के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, वैसे 69 हमारा क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन है वो हम करा चुके हैं क्लास नंबर 10 में। ये हमारी 11वीं क्लास है आज की। तो 69 नंबर वैसे क्लास का आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग देखो, क्वेश्चन को करने से पहले बस आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। तो जब अगर क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो आपका आंसर 50% आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। तैयार क्या, 50% वो क्वेश्चन हल ही हो जाता है अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, ठीक है। यानी क्लास 1 और 2 में जो बच्चे हैं तो उनको आप किस तरह की कहानी बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन, जो बहुत छोटी हो, बी, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, सी, जिसमें 2 ही पात्र हों, और डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो, चित्रात्मक हो। चित्रात्मक मतलब जिसमें चित्र बने हुए हों, वैसी वाली कहानियाँ। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका हमारा आंसर आप लोग भी जान सकते हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑप्शन वही हमारा बड़ा आंसर होता है, ठीक है। क्यों? अगर इसमें एक ही पॉइंट पे आप लोग देख लो, चित्रात्मक। छोटे बच्चे की जो आप लोग देखना, जो छोटे बच्चों की कॉपी किताबें होती हैं उसमें चित्र ज़्यादा बने होते हैं, क्योंकि बच्चों को देखो, छोटे बच्चे इतना पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन वो चित्र को देख मतलब जैसे ही देखते हैं तो उनके माइंड में वो चित्र बैठ जाता है और वो ज़्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये 69 का हमारा डी इज़ द राइट आंसर। इसमें कुछ समझाने वाली भी ऐसी बात कोई है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह। रोल प्ले का मतलब क्या होता है? भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन, बच्चों को अभिनय सिखाना, बी, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, डी, बच्चों को अनुशासित रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है और इसमें अगर आप लोगों ने एक पॉइंट पकड़ लिया
एक पॉइंट पे ही ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा रोल प्ले भूमिका निर्वाह से संबंधित है। अब हम आते हैं ऑप्शनों पे। तो ऑप्शन में देखो मैंने कहा ना, बच्चे को हमेशा टीचर क्या करेगा, अवसर देगा, अवसर प्रदान करेगा। किसके लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। अवसर नहीं देगा अगर बच्चों को, तो वो कैसे सीखेगा? खुद ही अगर पढ़ाता रहेगा तो यानी कि बच्चे को अवसर देना। तो अवसर वाला ऑप्शन आप लोग ऑप्शन देख लो, तो वही हमारा आंसर है। तो सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। अब देखो बच्चे को अनुशासित रखना, हालांकि रखना चाहिए, लेकिन इतना इस क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला पॉइंट सही नहीं है डी हमारा, तो इसलिए हमने ये काट दिया। बच्चे को अभिनय सिखाना, देखो पॉइंट तो चारों पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन जो सबसे सटीक कौन सा है, तो सबसे सटीक हमारा सी आंसर है। तो इसलिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब 71 पे आते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। भाई जब पाठ पढ़ा दिया गया है, पूरा पाठ कोई किसी के बारे में, तो जब पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। बी ऑप्शन, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। सी, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। डी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। तो अगर देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ संदर्भ लिखा हुआ आपको मिल जाए ऑप्शन में, संदर्भ, संदर्भानुसार, ठीक, अवसर देना, और जो बच्चे क्रियाशील होते हैं तो क्रियाशील ये अब मतलब सब बड़ लिखा मिल जाए, तो आप लोग बगैर कुछ सोचे समझे आप उसको टिक कर देना, आपका 100% आंसर सही जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि वो बच्चों के प्रति पॉजिटिव होते हैं, बच्चों के प्रति पॉजिटिव होते हैं, और सीटेट हमेशा यही कहता है कि आप जो भी आंसर दो, वो बच्चों के हित में दो, ठीक है। उन्हीं के पॉजिटिव में जाओ, नेगेटिव में मत जाओ। नेगेटिव में जाओगे तो हाँ, अगर वो नेगेटिव पूछ ही रहा है तो आप फिर उसका नेगेटिव आंसर दीजिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है। ये लगातार मुझे लग रहा है दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो एक ही बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो देखो इसमें भी कहीं आपको अवसर दिख रहा है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अभिव्यक्ति मतलब क्या है? अपने आप को व्यक्त करना। जो बच्चे हैं वो अपने आप को व्यक्त कर सकें, आप उसका अवसर दें। तो हमारा डी इज द राइट आंसर आइएगा। ये मतलब कोई इसमें ज़्यादा समझाने के लायक नहीं है जो हम आपको समझाएं। अब ये ऑप्शन है, तो बच्चों को व्यस्त रखने तो गतिविधियाँ। भाई क्लास में क्या हुआ, टीचर ने कोई पाठ पढ़ा दिया और पढ़ाते टाइम बच्चों को समझाया, उसने सब कुछ किया। जब लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, तो क्या वो बच्चों को व्यस्त रखने के लिए रहते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। हम यही तो जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, और बच्चे ने क्या सीखा तब आप तभी जानोगे जब उसे अवसर दोगे बोलने का, ठीक है। तो इसमें सबसे देखो ऑप्शन तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन तो चारों इसके सही हैं, ठीक है। अब चारों में से सबसे सटीक कौन सा ऑप्शन है? तो सटीक हमारा बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, यानी कि जो आपने पढ़ाया बच्चे को अवसर दो, वो आपको बता सके अपनी भाषा में, ठीक, न कि किताबी भाषा में। तो हमारा 71 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग ऑप्शनों को काट के करना, ठीक है। अभी इसमें कोई ऑप्शन काटने का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जो हम पॉइंट बता रहे हैं इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन कराया, 17वां क्वेश्चन, ठीक। तो देखो इसमें भी जो संदर्भ और अवसर शब्द आया कि नहीं आया, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। अब जहाँ चित्र वगैरह हो, फिगर के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। भाई छोटे बच्चे हैं, उनको आप खिलौना वगैरह कुछ भी दे दो तो वो चीज़ें आप उनको जल्दी याद रहती हैं। तो इसलिए आपने देखा है कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट, तो वो लोग क्या करते हैं, दीवारों पर भी चित्र बना देते हैं, इसीलिए ताकि वो चित्र बच्चों को वो जल्दी से वो मतलब कैच कर लेते हैं, इस वजह से। आइएगा 72, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ए ऑप्शन बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। बी ऑप्शन बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सी ऑप्शन बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। और डी बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है वो। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत मतलब सही क्वेश्चन मुझे लगा ये वाला। चलो हम ए ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। दोस्तों ये सदैव है, ये क्या, ये निगेटिव नहीं आपको लग रहा है, निगेटिव है। ठीक है, क्या सदैव ऐसा तो है नहीं कि भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे ही अंक लाएं। भाई अच्छे भी आ सकते हैं, ख़राब भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए हमारा ऑप्शन कट गया। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो ऐसा तो नहीं है, मानक भाषा जो उनकी खुद की भाषा है, भाई देखो जो खुद की भाषा में तो उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन उसी के साथ साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज वो भी तो सिखानी है। ऐसा तो नहीं कि उनकी जो मानक भाषा है बस उसी में पढ़ाते जाओ। बच्चा अगर गांव की भाषा में बोल रहा है तो उसे उसकी भाषा से धीरे धीरे करके आप उसे शुद्ध हिंदी बोलना सिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश या संस्कृत जो भी मतलब सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया है। अब हम सी पे आते हैं, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। छोटा बच्चा है, कोई ज़रूरी नहीं है व्याकरण जानना अभी, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा हुआ हमारा ए, वो बी ऑप्शन, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक है, अलग अलग परिस्थिति में, चाहे वो अगर हिंदी बोलना चाहे तो हिंदी बोल सकें, अगर वो अपनी जो मदर टंग है उसमें बोलना चाहें तो उसमें बोल सकें। तो वही कह रहा है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देखो चारों ऑप्शनों को जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो जो जिस मतलब उसका आंसर होता है वो अलग से पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि ये इसका आंसर है। ठीक है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना इसमें कोई रटने की भी इतना कोई नहीं है। पेडागॉजी क्वेश्चन होता है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ना कि रटन पे नहीं करता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर, और हम आप लोगों को बता दें संस्कृत के लिए, तो संस्कृत और मैथ दो ही छूट रहे हैं अभी। हमारी ईवीएस चल रहा है, ईवीएस की लगभग 5-6 क्लास में और होंगी तो ईवीएस फिनिश हो जाएगा। सीटेट के लिए आपके लिए ईवीएस फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हमारा साइकोलॉजी तो अभी चलेगा, वो तो चलता रहेगा। साइकोलॉजी, ईवीएस और ये हमारा हिंदी, तो ये 3 चल रही हैं। और बची हुई हमारी संस्कृत और मैथ। मैथ में देखो, मैथ में आप लोग क्या करना, मैथ में पेडागॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप लोग वहाँ पर मैथ में पेडागॉजी आप लोग लगाते रहना। और मैथ में हम लगभग आपको 15 दिन के अंदर मैथ पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसमें कैलकुलेशन नहीं आता है, सीटेट में मैथ में कैलकुलेशन नहीं आता है। और रही बात संस्कृत की, संस्कृत सबसे ज़्यादा टफ आती है, सबसे ज़्यादातर बच्चे जो मतलब फेल होते हैं वो संस्कृत ही उनको ले जाती है। तो आप लोग फटाफट संस्कृत को तो साथ में लगाते रहना। और ईवीएस के जैसे ईवीएस ख़त्म होगी 5-6 दिन में ईवीएस ख़त्म कर देंगे हम, और उसके स्थान पर हम संस्कृत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और संस्कृत में भी क्वेश्चनों को करने का हम तरीका बता देंगे आप लोगों को, तो आप उसमें फेल नहीं होगे। उसमें उसके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, संस्कृत की पेडागॉजी बहुत टफ आती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम आपको तरीका बता देंगे करने का। तो अब वो भी आप लोग पासिंग मार्क तो कर लोगे आराम से। ठीक है, तो 73 पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये नहीं वाला पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं वाला जो पॉइंट होता है उसे आप लोग याद रखो। ए ऑप्शन, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। और डी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बताइएगा दोस्तों, यानी कि कोई भाषा सीख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम कोई भाषा सीख रहे हैं और बच्चा कोई भाषा सीख रहा है और उस पर लगातार गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो उस गलतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है
और कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 3 कथन सही हैं और 1 कथन सही नहीं है। तो वही हमारा जो नहीं है वही हमारा आंसर है। बताइएगा फटाफट आप लोग 73 का आप लोग आंसर दीजिएगा। और बस आपने अगर एक, हमने अभी तक कितने 5-6 क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ आपको एक पॉइंट पे ही हम आंसर दे देते हैं। तो आप इसमें इन चारों ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन आंसर में वो ऑप्शन में एक पॉइंट ऐसा छिपा हुआ है कि उसी को पकड़ के आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देखो ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप सी पे जाइएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं क्या? ऐसा तो नहीं है भाई। गलती बच्चा एक बार करता है, फिर टीचर उसको बता देता है कि ऐसे नहीं, आपको इस तरह से पढ़ना है, या कोई भी मतलब सवाल हो, कुछ भी हो, तो क्या वो फिर से वही गलती दोहराएगा? नहीं दोहराएगा। तो ये पॉइंट वो उसके हिसाब से बिल्कुल गलत जा रहा है। तो वही जो नहीं वाला ही पॉइंट इसमें पूछ रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यही वाला सत्य नहीं है भाई। त्रुटियां, ये ऑप्शन पे आइएगा, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल बात सही, अभिन्न अंग है भाई। अगर तुम कोई सीखोगे, कोई काम करोगे तो गलती होती है, बिल्कुल सभी पे होती है। और बी पे आते हैं, त्रुटियां अस्थायी हैं। बिल्कुल बात सही है, स्थायी नहीं है। स्थायी अस्थायी आप लोग समझते हैं, ठीक। और सी ऑप्शन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। गलत बात, यही तो वो गलती पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन तो डी ऑप्शन भी सही है इसमें। आइएगा, मतलब वैसे सही है, नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ए, बी और डी ये तीन सही हैं और सी नहीं है। ये ऑप्शन सही नहीं है और वो नहीं वाला ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। 74 पे आते हैं, क्या कह रहा है 74। देखो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन जैसे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे, अगर आप पहली बार दे रहे हो एग्ज़ाम, तो अगर एग्ज़ाम अगर 1-2 बार दे चुके हैं तो आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम कैसा आता है। जैसे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आपको वहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। थोड़ा बस मैं संस्कृत का आप लोग ध्यान रखना, संस्कृत तो थोड़ा टफ आता है इसमें सीटेट में, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जो पेडागोजी आती है वो टफ आती है, और बाद बाकी के वो आप कर लोगे। 74 पे आते हैं, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। अब ये लगातार दूसरा क्वेश्चन नहीं वाला आ गया। ये आजकल क्या है, अब ये क्वेश्चन 2015 का है, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, तो आप 2024 में एग्ज़ाम दोगे तो अब क्या हुआ है, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, हम आपको उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे। वो नहीं वाले क्वेश्चनों की प्रधानता ज़्यादा कर रहा है एग्जामिनर। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप क्वेश्चनों को जैसे पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शन पे आते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग से नहीं वाला पॉइंट निकल जाता है और जो है उसी पे रहते हो, फिर आप तभी गलत करके चले जाते हो। भाई जब नहीं वाले पॉइंट में 3 ऑप्शन तो उसके पॉजिटिव होंगे और जो एक निगेटिव होगा, वो मुझे तो नहीं वाले अच्छे और लगते हैं करने में, क्योंकि उसमें 3 तो पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव ऑप्शन अपने आप मिल जाएंगे, और जो एक निगेटिव रहेगा बस वो निगेटिव वाला ही नहीं वाले में पूछता है, तो फटाफट वो और आसान रहता है ढूंढने में। लेकिन क्या करता है, वो एग्जामिनर समझता है कि ये टफ है और वास्तविक टफ है, क्योंकि आप लोग ये भूल जाते हो कि ये नहीं वाला पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले जहाँ नहीं लिखा होता है तो कुछ पेपर में भी आप ऐसा काम करना, कोई नहीं, वहाँ कोई मना नहीं करेगा। आपके पास जो पेन होगा, आप अपने पेन से उस नहीं को नहीं पे गोला कर देंगे। ठीक, इस तरह से आप जब गोला कर दोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये नहीं वाला क्वेश्चन है और मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षा की बात और कर रहा है। ठीक है, जो कला अपना सब्जेक्ट होता है उसी की बात कर रहा है। उसके साथ समेकित मतलब मिला जुला, भाषा के साथ ही कला को भी पढ़ाना। ठीक है, तो वही उसी की बात कर रहा है। तो समेकित करने का, कला भाषा के साथ कला को भी पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आइएगा, 3 ऑप्शन में ऐसे होते हैं जिसमें आपको 3 ऑप्शन में मिलेगा आपको उद्देश्य क्या है, और एक में ये मिलेगा कि उद्देश्य नहीं है। तो ए ऑप्शन
चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। बी, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। और डी, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिले जुले ऑप्शन है और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव लग रहा हो। फटाफट दोस्तों बताइएगा आप लोग, नहीं है ये तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा 74 का। ठीक, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा आइए बताते हैं। देखो, ए ऑप्शन हमारा चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। भाई भाषा पढ़ा रहा है टीचर और उसी के साथ साथ में कला भी उसने ले ली और कला के अंतर्गत वो चित्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। भाई चित्र बना के वो पढ़ाएगा तो उसका भाषा विकास और अच्छे से होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बी पे आते हैं, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। भाई जब चित्र बनेंगे, बढ़िया बढ़िया फिगर बनेंगे तो बच्चे उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और वो उन चित्रों का आनंद भी लेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। डी पे जाते हैं, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। बच्चे अलग अलग तरीके से सीखेंगे, उनके अंदर अलग अलग पॉइंटों की रचना होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हमारा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। बच्चों के लेखन में परिपक्वता। बच्चा छोटा है, बच्चा भी छोटा है, भाई छोटे बच्चे ही चित्रों के माध्यम से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? क्या उनमें कोई लेख में इतना सुधार नहीं दिया जाता छोटे बच्चों में? ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नेगेटिव है, सी ऑप्शन, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। चित्र सिखा रहा है, न कि वहाँ पर चित्रों के माध्यम से वो लेख नहीं सिखा रहा है टीचर। चित्रों के माध्यम से वो चित्रकला के अंतर्गत आते हैं और उधर भाषा पढ़ा रहा है, तो उन्हीं भाषा को और चित्र को मिला करके वो समेकित करने का उद्देश्य कर रहा है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। मुझे आशा कि आप लोग समझ चुके होंगे। और 75 पे आते हैं। अब देखो इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं जो हम आपको फार्मूला लगा के और क्वेश्चन सामने लिखा है फार्मूला लगा के और हम आपको आंसर दे दें। बस आप समझो। इसमें पेडागोजी सिर्फ समझ पे आधारित है। हम बार बार यही कहते हैं, तो पेडागोजी है वो रटने पे नहीं, पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ समझने पर चलती है। तो 75 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। घर की भाषा भाई अपनी मदर टंग, जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है। बच्चा देखो, आप लोग भी जानते हैं, जो प्राइमरी का टीचर होता है उनको अदर स्टेट में नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं भेजा जाता है। वो अपने ही ज़िले में क्यों रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं कि कोई भी टीचर होगा वो अपने लगभग 10 किलोमीटर 10, 15 या 20 किलोमीटर के दायरे में ही वो उसको स्कूल मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो भी वहीं का निवासी है। ठीक है, वो भी वहीं का है, बच्चा भी वहीं का है। तो बच्चा जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता है, अपनी गाँव की भाषा बोलता है, तो टीचर उसे समझ लेता है। भाई इसी बात को लेकर के छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा मामला चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया टेट और सीटेट का। छत्तीसगढ़ में ये कहा गया था कि अगर आप सीटेट मान्य करेंगे तो देश में कोई भी किसी भी स्थान का बच्चा यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ सकता है। जब वो, ठीक है मान लो थोड़ी देर के लिए, छत्तीसगढ़ में अगर केरल का स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्ट हो गया, तो जब वो उसकी, अब छोटा बच्चा है उसे, और RT एक्ट 2009 भी यही कहता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ। अब केरल का टीचर जब सेलेक्ट होगा सीटेट के माध्यम से, तो क्या वो वहाँ पर उसकी जो मातृभाषा है बच्चे की, क्या वो पढ़ा सकता है? वो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है। उस केरल में वो इंग्लिश पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता शुद्ध में। यही दो मतलब भाषाएं वो चूज करेगा। लेकिन कहो कि उसकी वो जो मातृभाषा है वो नहीं पढ़ा सकता है, और जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो टीचर रहता है वहीं उस स्थान का निवासी भी है वहीं का, तो वो तो पढ़ा सकता है। तो यही बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, और देखते हैं इसका क्या डिसीजन आता है। ठीक है, तो यही बात हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, ए ऑप्शन, सरल होती है। बी, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है। डी, मानक स्वरूप लिए हुए होती है। फटाफट दोस्तों, एक पॉइंट में इसका आंसर निकलेगा, और वैसे कोई इसमें कोई टफ नहीं है ज़्यादा, आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 75, तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि
जो उसकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसी को स्थान दिया जाए कक्षा में। क्यों? क्योंकि बच्चे की भाषाई पूंजी है भाई। उसकी भाई छोटा बच्चा है जो अपने घर में बोल रहा है, वो वही स्कूल में जाके बोलेगा भाई, तो उसकी पूंजी है। और ये अपने सरल होती है, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, बी भी नहीं सही और डी भी नहीं सही, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बच्चे की भाषाई पूंजी है कौन? उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो। 76 भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। किसका? बाल साहित्य। ए ऑप्शन बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बी बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, सी बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, डी बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। किसके संदर्भ में? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का। ठीक है, ये शायद एक सब्जेक्ट होता है, तो उसी के बारे में ये बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। फटाफट आप लोग बताइएगा चारों ऑप्शनों में से 76 का। तो कभी कभी क्या होता है, 100% में से आप ऐसा समझो 95% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है उसका वही आंसर रहता है। ठीक है, तो हमारा इसका सी हो जाएगा। और क्यों? इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑप्शन है इस वजह से, हालांकि वो तो है ही है, लेकिन इसी के साथ में इसमें लिखा किया हुआ है बच्चे को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, अवसर देना। ठीक है, तो ये क्या है? बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब हम आते हैं 77 नंबर पे, 77 पे। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में, ठीक है, इसका कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हो। जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ में फिर नीचे लिखा रहता है कि संदर्भानुसार, यानी कि पैराग्राफ में मेन पॉइंट क्या है, उसी मेन पॉइंट को ही संदर्भ के अंतर्गत लिखा जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। क्या है? ए ऑप्शन व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, बी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, सी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 77 का, 77। ठीक है, तो इसका हमारा देखो ए ऑप्शन पे आओ। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। गलत बात, ऐसा तो नहीं है भाई। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में, व्याकरण का भाई, व्याकरण तो हमारा सब्जेक्ट एक अलग रहता है, हमको अलग से पढ़नी पड़ती है, और उसी व्याकरण का कुछ हिस्सा संदर्भ में रहता है, सभी तो नहीं रहता। वो ये कह रहा है कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी पे आते हैं, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। 77 का जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में, भाई जितना भी जो भी व्याकरण के पॉइंट आएंगे, जो हमने पैराग्राफ लिया है, तो हम वही तो जान सकेंगे उसके बारे में, व्याकरण के बारे में, अदर तो नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी पे आते हैं, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत बात, जरूरी है, इसलिए हमारा सी गलत हो जाएगा। और डी पे व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 पे आते हैं, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ए ऑप्शन कहानी कहने के तरीके के द्वारा, बी कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, और डी कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग जानते हैं कि उन लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जो कहानी सुनते हैं तो उनकी उपयोगिता किस लिए सिद्ध होती है? भाई ये चार ऑप्शन है, तो क्या कहानी कहने के तरीके के द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी के द्वारा, और डी है कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। 78 तो सबसे भाई मेन पॉइंट हमारा यही है, जब हम कोई
कहते कि मतलब कहते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, तो उससे एक सीख मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यही उपयुक्त इसकी मतलब उपयोगिता है कहानी की, कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन सही। अब 79 पे आते हैं और इस अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ए ऑप्शन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। आप लोग अवलोकन का मतलब समझ रहे हैं ना। अवलोकन का मतलब ये होता है कि बच्चे के बारे में जानकारी लेना। बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, आप क्लास में जाइएगा, बच्चे के बारे में जानकारी लीजिएगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो उसी के बारे में जो भी जानकारी होती है तो वो अवलोकन कहलाता है। तो ए ऑप्शन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जाना चाहिए क्या, अवलोकन। बी ऑप्शन लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। सी अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। और डी नियमित रूप से किया जा रहा हो। 79। ठीक है, तो अवलोकन तो भाई डेली होना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो क्या, अवलोकन। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। और टाइम भी होने के लिए जा रहा है, 30 मिनट हो गए। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है। सुरभि एक लड़की है, तो कोई ऐसा कोई टफ वर्ड है, इसे बोलने में क्या कठिनाई अनुभव करती है, जिसमें दो से अधिक बार तक की आवृत्ति हुई हो। ठीक है, लगातार मतलब डबल ता आ रहा हो, तो ऐसे शब्दों को बोलने में सुरभि है वो कठिनाई महसूस कर रही है। आप उसे ए ऑप्शन ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढकर देगी। बी ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। और डी त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ये एक अध्यापिका के बारे में मतलब बात कही गई है कि सुरभि है, तब जो त वर्ड जिसमें बार बार आ रहा है, डबल बार आ रहा है, तो बोलने में वो कठिनाई कर रही है। तो आप ऐसे में क्या करेंगी, टीचर से ये मतलब क्वेश्चन किया गया है। तो आप बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आज क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसे उसे जो तबड़ वाले शब्द हैं उसे बोलने में कठिनाई हो रही है, तो उसका क्या बार बार उसी का तो हम उसका रिवीजन कराएंगे, उच्चारण कराएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तब वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएगी। जब ये तब वाले जो वर्ड हैं इसका उच्चारण जब बार बार होगा तो वो सुरभि है वो सही से बोलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो जैसे हमने तरीका बताया आप लोग वैसे ही तरीका को अपनाइएगा। और लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट को मैथ का और संस्कृत का, आप लोग संस्कृत पे विशेष ध्यान देना। हम बता रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी संस्कृत में। मैथ आप लोग ले जाओगे, मैथ अच्छे से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो 5 सब्जेक्टों में संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि संस्कृत की पेडागोजी है वो बहुत टफ आती है। आप लोग फटाफट संस्कृत को लगाते रहिएगा और हम जल्द ही 5 या 6 दिन के बाद हम संस्कृत का रिवीजन स्टार्ट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए आपने इस परिवार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।